आदर्शात्मक, इसे प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहा जाता है। यह एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसमें लिखेगा कि नॉर्मेटिव एथिक्स यानी आदर्शात्मक नीति शास्त्र में, हमें यह बताया जाता है कि हमें आदर्शात्मक नीति शास्त्र में यह बताया जाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है, कैसे कार्य करना है। इसके अंतर्गत यह भी पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि कौन सा कार्य शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है, कौन सा कार्य शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है, कौन सा कार्य शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है, या कर्तव्य है या अकर्तव्य है। लिखेगा इन सभी के लिए यह एक आदर्श प्रस्तुत करता है। आदर्श यानी हमको कार्य, कौन सा कार्य शुभ है, ठीक है ना। अब मैंने क्या क्या लिखा है, कौन सा कार्य शुभ है, कौन सा कार्य अशुभ है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा कार्य क्या है, अकर्तव्य है, ठीक है। इसके लिए क्या करता है आदर्शात्मक, क्या करता है नॉर्मेटिव एथिक्स, क्या करता है, इसके लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यानी शुभ का आदर्श क्या है, अशुभ का आदर्श क्या है, कर्तव्य का आदर्श क्या है और अकर्तव्य का आदर्श क्या है। यानी जितने भी एथिक्स के एरियाज होती हैं, एथिक्स के जितने भी क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया कि नीति शास्त्र का जितना क्षेत्र होता है कि ऐसे नीचे लिख लीजिएगा, विषयों का आदर्श प्रस्तुत करता है, आदर्श प्रस्तुत करता है। शुभ है, अशुभ है, अच्छा है, बुरा है, जितने भी चीजें होती हैं, अच्छा बुरा, ये सभी का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। जब आप कहते हैं कि ये चीज अच्छी है, तो एथिक्स कहता है कि जब अच्छा बोल रहे हो तो अच्छे की क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीज होने पर किसी चीज को आप अच्छा कह सकते हो, ठीक है ना। तो लिखिएगा, आगे लिखिएगा कि आदर्शात्मक नीति शास्त्र, आदर्शात्मक नीति शास्त्र इस चीज की व्याख्या करता है कि यह चीज, इस चीज की व्याख्या करता है कि किन नियमों के आधार पर, किन नियमों के आधार पर कोई भी वस्तु या व्यक्ति या निर्णय, ठीक है ना, 3 चीज में लिखा है, कोई भी वस्तु और क्या लिखा है, वस्तु, व्यक्ति या निर्णय, यानी एथिकल डिसीजन की बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ आदि हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी
क्या लिखा है? वस्तु व्यक्ति निर्णय। हाँ, ऑब्जेक्ट ह्यूमन एंड द डिसीजन। हाँ, कोई निर्णय अच्छा बुरा शुभ अशुभ आदि हो सकता है। नहीं लिखेगा बेटा? यानी शुभ अगर है तो शुभ क्या, अगर कोई चीज शुभ है तो किन किन नियमों के आधार पर या क्या क्या चीजें होंगी तो उसको शुभ कहेंगे। अशुभ की परिभाषा बताए का नियम बताते हैं कि क्या क्या डायमेंशन अशुभ के हैं, यानी क्या क्या दो चीजें हैं कि कौन से कार्य करने पर शुभ स्थिति आपको प्राप्त होगी या शुभ के लक्षण क्या हैं। अगर शुभ को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो शुभ से जुड़े हुए तत्व हैं आप उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको शुभ की प्राप्ति हो जाएगी। तो शुभ के डायमेंशंस को क्लियर करता है, एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि शुभ का आदर्श क्या है, अशुभ का आदर्श क्या है। कोई जब कर्तव्य करते हो तो उस कर्तव्य का भी वो उसके पीछे नियमों की जांच करता है कि कौन कौन से नियम प्रस्तुत होने पर अगर कर्तव्य करोगे तो आपको यह काम करना पड़ेगा, कर्तव्य नहीं करोगे तो यह काम आपको नहीं करना पड़ेगा। तो शुभ और अशुभ जितने भी तथ्य हैं इसके पीछे के जो तत्व हैं इन तत्वों की क्या करता है, जांच करता है नीति शास्त्र। और यह आदर्श जो नॉर्मेटिव एथिक्स होता है इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ बकायदे नॉर्मेटिव एथिक्स में कि शुभ का मानक क्या है, अशुभ का मानक क्या है। तभी तो कोई जब आप काम किसी को मार देते हो तो कहता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया, कोई किसी के सर फोड़ देता है कहता है कि नहीं ये तो बहुत गलत काम किए हैं। तो कहीं हमारे यह परंपरा मतलब यह कहाँ से चला रहा है, यह परंपराओं से चला आ रहा है। हम लोगों ने देखा है, हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया, किसी को मारना कतई अच्छा नहीं क्योंकि किसी को तकलीफ होती है। ठीक है, पुलिस वाले ने देखे तो मुठभेड़ में आपने कितने वो एक्सेप्शन करो हमेशा चले जाते हैं, एक्सेप्शन पर मत जाएगा। हाँ वो एक डायमेंशन है, लेकिन ये परंपराओं से हमने सीखा है। ठीक है ना, ये हमने परंपराओं से सीखा है। सर एक चीज मुझे थोड़ा इसमें ये चीज मुझे नहीं समझ, तो ठीक है आप बता रहे हो समझ, लेकिन जब हम कर्म करेंगे तब ना डिसाइड होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। लेकिन हम जब जा रहे हैं रास्ते में बाल्टी रखी कहते यार अशुभ हो गया, इसमें कौन सा हमने कर्म किया? नहीं वो तो अलग चीज है, उससे मतलब कहानी है कहाँ से ले आते हो? ये मतलब कर्तव्य की बात, लेकिन वो भी तो सोसाइटी की देन है ना, वो हम थोड़ी ना करेंगे। थोड़ा इंग्लिश लिखिएगा, स्टडी लिखिएगा इन नॉर्मेटिव एथिक्स, इन नॉर्मेटिव एथिक्स, इन नॉर्मेटिव एथिक्स in normative ethics we study that how people ought to act, how people ought to act, ought मतलब करना चाहिए, OUGHT ought to act in normal sense, in normal sense. In other words, we can say that, in other words, we can say that inverted comma के ऊपर से लिखिएगा it attempts to discover, it attempts to discover, it attempts to discover, it attempts to discover which action is right or wrong, it attempts to discover which action is right or wrong, comma, which things are fact, which things are good or bad, which things are good or bad. हाँ ये इसमें है कि हमको जो इंग्लिश में हिंदी लिखा है ज़्यादा मैंने एलोबरेट किया, बल्कि इंग्लिश में ये शॉर्ट में है कि कौन सा काम हमको करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, उसके लिए क्या करता है आदर्श प्रस्तुत करता है।
आगे लिखेगा वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स, वर्च्यू एथिक्स। अगली जो इसकी ब्रांच है वो है वर्च्यू एथिक्स। इसे वर्चू का मतलब होता है सद्गुण, ठीक है ना, नीति शास्त्र। चाहिए मस्ट टू शुड ये सब होते हैं मॉडल ये कंपलसरी होता है, अनिवार्य सजेशन लिखेगा कि इस वर्च्यू एथिक्स के संस्थापक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। वर्च्यू यानी सद्गुण नीति शास्त्र के जनक, लिखेगा सद्गुण नीति शास्त्र के जनक अरस्तु को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। हैं? क्या क्या सुकरात, अरिस्टोटल, वो अलग दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। अरस्तु, प्लेटो और सुकरात, ठीक है ना। ऐसे आगे बताऊंगा। अरस्तु इसके समर्थक हैं, लिखेगा इस आंदोलन को थॉमस एक्वानस, ये भी संत हैं, थॉमस एक्वानस, नाम बड़े अजीब है। आप स्टॉक डॉग एक्वानस ने आगे बढ़ाया, थॉमस एक्वानस ने इसे आगे बढ़ाया। ये जो है बहुत बड़े संत हैं। क्या बात है, बस कोई बात नहीं बता दीजिए। एक और नहीं थी, थॉमस एक्वानस, एक और थॉमस एक्वानस ने आगे बढ़ाया। हाँ, सद्गुण नीति शास्त्र के अनुसार, सद्गुण नीति शास्त्र यानी वर्च्यू एथिक्स के अनुसार, प्रत्येक नैतिक निर्णय के पीछे, प्रत्येक नैतिक निर्णय के पीछे, प्रत्येक नैतिक निर्णय के पीछे, प्रत्येक नैतिक निर्णय का मतलब जब मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक यानी हर निर्णय के बीच जो भी हमने डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पर हर चीज को डिफाइन, प्रत्येक निर्णय, नैतिक निर्णय का मतलब होता है अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य। जितने भी नैतिक निर्णय के प्रश्न आते हैं सभी की मैं बात कर रहा हूँ, सभी नैतिक निर्णय के पीछे सद्गुण ही जिम्मेदार होता है। सद्गुण यानी जितने भी आदमी डिसीजन लेता है उसके पीछे क्या जिम्मेदार है? सद्गुण। इसे वर्च्यू कहा जाता है। सद्गुण ही जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। कैसे? अब अरस्तु का ये मानना है कि लोगों को, इसीलिए वो सद्गुण की शिक्षा देता था। जैसे कि अगर विपरीत परिस्थितियों में आपके अंदर जो है, हर विपरीत परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का आपके अंदर साहस है, तो आपके अंदर कौन सा सद्गुण है? साहस, ठीक है ना। सभी विपरीत परिस्थितियों में अगर अपने को संतुलित करते हैं या अपने को बैलेंस करते हैं मानसिक और शारीरिक कुछ, तो आपकी कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है? साहस नामक सद्गुण आपके अंदर विद्यमान है। आपके घर में दिन भर कला होती है, परिवार में कला होती है, फिर भी आप अपनी पढ़ाई करते रहते हैं, आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। घर में कला है, घर में समस्या भी है, पड़ोसी में भी है, कोई आपको पढ़ने नहीं देना चाहता, इसके बाद भी आप प्री की एग्जाम पास कर लेते हो, तो आपके अंदर कौन सा सद्गुण है? धैर्य। कौन सा है? धैर्य। तो जितने भी, यानी जीवन में जितने भी शुभ तत्व होते हैं, जितने भी शुभ तत्व होते हैं या अशुभ तत्व होते हैं, ठीक है ना,
जितने भी शुभ तत्व होंगे, अशुभ तत्व होंगे, जितने भी अच्छे तत्व होंगे और जितने ही बुरे तत्व, इसके पीछे जो है सद्गुण ही जिम्मेदार होता है, सद्गुण। इसीलिए अरस्तु कहता है कि लोगों को सद्गुण की शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, जीवन में आपको जो भी मिलेगा, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, डकैत बन जाएंगे, चोर बन जाएंगे, स्मगलर बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कुछ भी बनेंगे, उसके पीछे क्या जिम्मेदार है? सद्गुण। अब यह है कि जब आदमी बिगड़ जाता है तो फिर उसे क्या कहा जाए? अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति समाज से अशुभ काम कर रहा है या अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है या वह बुरा बन गया है, तो अरस्तु कहता है कि उस व्यक्ति को सद्गुणों का ज्ञान नहीं है। अगर उसको सद्गुणों के बारे में बताया जाए तो वह ऐसी गलती नहीं करेगा। अगर पति अपनी पत्नी को पीटता है या पत्नी अपनी पति को पीटती है, भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक तो इसमें अरस्तु कहता है कि चलिए आपने बता दिया कि उसको जितने भी बिहार के जितने भी नहीं, ठीक है, अच्छा किया, बढ़िया बता दिया। और जितने भी लोग यहाँ लोग बैठे हैं जिनकी शादी होने वाली, उन लोग अभी से कम से कम सीख लेंगे इस चीज़ को। ऐसा होता भी है जो है। इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया गया इन सभी लोगों को जो है। चलिए ठीक है, उधर मत जाइए, अपने विषय पर रहिए जो है। सब अच्छे, बहुत अच्छी सूचना आपने दिया, सभी के लिए एक अच्छा मैसेज दिया। ठीक है ना। तो इनका कहना है कि अगर शुभ होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, तो उसके लिए क्या जिम्मेदार है? सद्गुण ही जिम्मेदार। बुरे के लिए सद्गुण जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर कोई आदमी सफल होता है, कुछ भी करता है, तो उसके अंदर कुछ जो है ऐसे सद्गुण विद्यमान है जिसके आधार पर वह सक्सेस पर। जैसे आप आईएएस बन गए, पूछा जाए कि भाई आप कैसे आईएएस, आप ये सक्सेस स्टोरी बताओगे, अपने माँ बाप का कंट्रीब्यूशन, इनका कंट्रीब्यूशन, फलाने का कंट्रीब्यूशन है, ये फलाने टीचर का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये सब बोलोगे। लेकिन अगर आप डीपली एनालाइज कर, दूसरा आपको आपके बारे में एनालाइज करेगा, कहा कि इस व्यक्ति के अंदर एकाग्रता बहुत जबरदस्त थी। एकाग्रता क्या हो गया? सद्गुण हो गया। इस व्यक्ति के अंदर साहस बहुत अच्छा है, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने प्रिपरेशन को किनारे नहीं किया। इनके अंदर धैर्य नामक क्वालिटी है। ये सब क्या है? सद्गुण है, सभी सद्गुण है। और आदमी सक्सेस नहीं प्राप्त करता है, वो सद्गुणों के आधार पर अपनी विजय को क्या करता है? प्राप्त करता है। कोई बहुत बड़ा योद्धा है, उसके अंदर कौन सा सद्गुण है? वीरता नामक सद्गुण है उसके अंदर। कोई देश के लिए शहीद हो जाता है, उसके अंदर कौन सा सद्गुण है? देशभक्ति का सद्गुण है। लोगों को इसीलिए जो सैनिक जो शहीद होता है उसको देशभक्ति की शिक्षा दी जाती है, उसको ब्रेन को उसको फिट किया जाता है, तभी तो शहीद हो जाएगा वो। तो जो यहाँ पर देश प्रेम वाला सद्गुण है वह बहुत भारी पड़ जाता है दूसरे सद्गुणों पर, वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें सद्गुणों की चर्चा करते हैं। इसमें दो लोग हैं, वर्च्यूज या इसमें मैं एक पूरी टॉपिक ही अलग है, पूरी एक टॉपिक ही, ये टॉपिक ही पूरी की पूरी है कि वैल्यूज के बारे में कैसे। तो अरस्तु का कहना है कि लोगों को, उनका कहना है कि जो समाज में जो युवा है, यूथ है, वह देश प्रेम क्यों नहीं करता है, उसके परिवार में यूनिटी नहीं है, देश को अव्यवस्था है। तो उन्होंने कहा कि अगर यूथ को आपको आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, तो लोगों को सद्गुणों की शिक्षा क्या करनी चाहिए? देनी चाहिए। शराबी है, शराब पीता है, उसको लगता है कि इससे इंजॉयमेंट संसार में कुछ भी नहीं, इसके लिए वो बीवी को भी पीटता है, बच्चों को भी पीटता है, सारे धन को सब कुछ कर देता है। तो कहना, अरस्तु का कहना है कि उसको सद्गुण का पता नहीं है। अगर उसको सद्गुण के बारे में बताया जाए, जो जिस सुख को लेकर के वह इतना कुछ अपना सब कुछ खत्म कर रहा है, अगर उससे बड़े सद्गुण का उसको आभास कराया जाए तो उन अपनी कमियों को क्या करेगा? छोड़ देगा। इसीलिए अरस्तु सद्गुण की शिक्षा देने की बात करते थे। और सद्गुण के बारे में शिक्षा कैसे दिया जाए, उनका कहना है, अरस्तु का कहना है कि डिस्कशन के थ्रू डिस्कशन, हम अगर आपकी समस्या, हम आपसे बात करेंगे और आपकी हर बात को हम काटते जाएंगे। इसे डिस्कोर्स मेथड कहा जाता है। ठीक है, समस्याओं का समाधान कैसे निकालना? डिस्कोर्स के थ्रू आपकी हर बात को हम काट देंगे।
क्योंकि हमको ज़्यादा सद्गुण का पता है। वैल्यूज़ के बारे में आप कहोगे नहीं ये अच्छा है, हम कहोगे ये अच्छा नहीं है, ये आपके अंदर कमियां हैं, या जिस वैल्यूज़ को लेकर के आप कह रहे हैं आपकी बात गलत है, उससे अच्छी वैल्यूज़ की हम बात करेंगे, आपकी बातें कटती जाएंगी। अंत में हम उच्च सद्गुण की तरफ हम आपको क्या करेंगे, लेके चले आएंगे। आप कहोगे नहीं ये तो बात आप सही कर रहे हो। तो जो वैल्यूज़ के बारे में प्रमोशन की बात, तो वर्च्यू एथिक्स करती है, सद्गुण की बात करती है। ठीक हो गया, चलिए लिखिएगा, आगे लिखिए, इसको भी लिखते जाइएगा, क्योंकि अभी तो ये चीज़ें बहुत आसान लग रही हैं, लेकिन जब कलम कापी रख दोगे ना 1 महीना के बाद, तो फिर लगेगा कि फिर हम 0 पे पहुँच गए। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सपोर्ट आपको वीडियो भी करेगा हालांकि उसमें, तो ऐसा ठीक है। लिखिएगा वर्च्यू एथिक्स एडवोकेटेड बाय द अरिस्टोटल। वर्च्यू एथिक्स इज एडवोकेटेड बाय द अरिस्टोटल and supported by the virtue ethics advocated by Aristotle and supported by the Thomas Aquinas सिर्फ एक लाइन लिखा था, थॉमस एक्वानस लिखा था लिखेगा, आगे लिखेगा कि वर्च्यू एथिक्स फोकस ऑन इनहरेंट का मतलब होता है नहीं, इनहरेंट कैरेक्टर ऑफ पर्सन, इनहरेंट कैरेक्टर ऑफ पर्सन, बता रहा हूँ, लिख दीजिए पहले, कैरेक्टर ऑफ पर्सन, इनहरेंट कैरेक्टर ऑफ पर्सन rather than a specific actions, rather than specific actions, rather than specific माने स्पेसिफिक का मतलब विशिष्ट, ठीक है, स्पेसिफिक एक्शंस। अब इनहेरेंट का क्या मतलब समझ रहे हैं? इनहेरेंट का मतलब होता है छुपा हुआ या छुपी हुई। अब साहस क्या है? साहस दिखाई पड़ता है, छुपा है, ठीक है। साहस है, धैर्य है, प्रेम है, त्याग है, देश प्रेम है, ये सब जितनी क्वालिटी होती हैं, ये सब का संबंध किससे आपके है? माइंड से सब कुछ। तो जितने भी सद्गुण का संबंध किससे हो गया? आपके मस्तिष्क से, माइंड से। तो ये जो सद्गुण है इसका संबंध आपके माइंड से है। इसको अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि अभी तो इसकी जरूरत नहीं, लेकिन बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। जो इंग्लिश का कोटेशन को अंडरलाइन करिएगा कि यह मानव के अंदर छुपी हुई, मतलब वर्च्यूज की बात करता है। इसका संबंध आपके मानसिक स्थिति से, मेंटल कंडीशन से, वर्च्यूज। जो मानव मन के अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं, ऐसे आप लिख सकते हो, मानव मन के अंदर छुपी हुई शक्तियां, वही सद्गुण है, ठीक है ना। मानव मन के अंदर छुपी हुई जो शक्तियां हैं, जो आपको सक्सेस करती हैं, जो आपको सफल करती हैं, वही जो है क्या है? वर्च्यू एथिक्स है। मानव के अंदर छुपी हुई जो शक्तियां हैं, इसको लिख भी लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ आपको। मानव के अंदर जो छुपी हुई शक्तियां हैं, उसी को उन्होंने कहा कि सद्गुण है ना। इसे कहा जाता है वर्च्यू एथिक्स। अब आगे लिखिएगा कि डीऑन्टोलॉजी एथिक्स, डीऑन्टोलॉजी एथिक्स।
इसे आचरण शास्त्री या आचार विषय डीऑन्टोलॉजी एथिक्स, मैं बोर्ड लिख रहा हूं। इसे आचार विषयक नीति शास्त्र या आचरण शास्त्रीय, इसे आचार विषयक नीति शास्त्र, आचार विषयक नीति शास्त्र या आचरण शास्त्र, ठीक है ना। इसमें अगर शब्दों को ध्यान से आप देखें तो यह जो है आपके आचरण का डिसीजन लेता है। आचरण, जो भी आपके एक्शंस हैं या जो आपके व्यवहार है, ठीक है ना, तो यह आपके नैतिक निर्णय इसमें लिखेगा इसके अंतर्गत व्यक्ति नैतिक निर्णय, यानी प्रत्येक व्यक्ति नैतिक निर्णय व्यक्ति के अधिकार तथा कर्तव्य के कारणों को देखकर करना चाहता है। व्यक्ति नैतिक निर्णय उसके अधिकार तथा कर्तव्यों के कारणों को देखकर करना चाहता है। अब कारणों को देखकर करना चाहता है, यानी जो भी नैतिक निर्णय होता है, नैतिक निर्णय का मतलब मैं बार बार बोलता हूँ, इसको हमेशा याद रखिएगा, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ या जो भी है, कर्तव्य जितने भी सब नैतिक शब्द होते हैं, इसका जो फैसला लेता है क्या देख के करता है? इसके कारणों को देखकर करना चाहता है। नैतिक निर्णय के पीछे जो कारण होते हैं उन कारणों को देख करके वह फैसला करना चाहता है, देखकर फैसला करता है। उनके कारणों को देख करके वो फैसला करता है। इसको इंग्लिश में लिखेगा कि एथिकल डिसीजन शुड बी मेड। एथिकल इंग्लिश लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है। एथिकल डिसीजन शुड बी मेड, एथिकल डिसीजन should be made considering the factors, considering मतलब विचार करना, ठीक है ना, considering the factors of one's duties and one's rights। one's duties यानी उनके कर्तव्याधिकार, कर्तव्य, और वंस ड्यूटीज एंड वंस राइट। राइट का मतलब होता है शुभ, क्या अच्छा है, ठीक है। को देख करके वो डिसीजन लेता है। अब इसमें इसको करीब 3 पार्ट में जो डिसीजन लेता है वो 3 प्रकार का डिसीजन हो सकता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
वो 3 प्रकार का डिसीजन ले सकता है। पहला है कांट का, ये जो डिसीजन होते हैं इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया। पहला है इमैनुअल कांट का, ये अब एक बहुत अलग टॉपिक है, इसको मैं अलग से पूरा चैप्टर ही है, ठीक है ना। अब इसमें है इमैनुअल कांट्स कैटेगोरिकल इंपरेटिव। आप सिर्फ जो मैं लिखा रहा हूँ इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हमको इसको आगे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। इमैनुअल कांट्स, कांट बहुत बड़े फिलोसोफर जर्मनी के थे और इन्हें आधुनिक एथिक्स का फादर कहा जाता है। इमैनुअल कांट का कहा जाता है जो मॉडर्न एथिक्स है इसके फादर माने जाते हैं। पहले एक लाइन लिख दीजिएगा, इमैनुअल कांट को आधुनिक एथिक्स का पिता कहा जाता है। इमैनुअल कांट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न एथिक्स। आधुनिक एथिक्स का इन्हें पिता कहा जाता है। जो मॉडर्न एथिक्स हम पढ़ते हैं इसके पिता कहा जाता है इमैनुअल कांट को। मॉडर्न एथिक्स, आधुनिक नीति शास्त्र का पिता। इन्होंने एक थ्योरी दिया है, इसे कहा जाता है कैटेगोरिकल इंपरेटिव। इनका जो एक है, इनकी फिलॉसफी क्या है, कैटेगोरिकल इंपरेटिव। यह इनका डिसीजन, यानी कोई भी जब एथिकल डिसीजन लेते हैं तो आप कैटेगोरिकल इंपरेटिव के आधार पर करते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश इसका हिंदी में। अब इमैनुअल कांट का जो थ्योरी है उसे क्या कहा जाता है, कैटेगोरिकल इंपरेटिव, यानी इसे निरपेक्ष आदेश। अब कहूँ कि नीति शास्त्र में यह हमारा डिसीजन लेने में कैसे सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अभी जो थ्योरीज आपने बड़ा सा परंपरागत थ्योरीज पढ़ा है शास्त्रों में यहाँ वहाँ, लेकिन अब जो ये कहते हैं इमैनुअल कांट कहते हैं कि अब इसके बारे में लिखिए। ये बहुत ही फिलॉसफी, कांट को समझाना आज की तारीख में बहुत ही मुश्किल है। पूरे नॉर्थ इंडिया में कुछ ही लोग ऐसे प्रोफेसर्स होंगे जो कि कांट को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। कांट ऐसे फिलॉसफर है और वेस्टर्न कंट्री में जितनी भी फिलॉसफी है मॉडर्न, उसके फादर माने जाते हैं। इतना बड़ा नाम इनका है कांट का, ठीक है ना। पूरे वेस्टर्न फिलॉसफी को सबसे अधिक अगर किसी ने प्रभावित किया है इस समय, तो किया किसने किया है, कांट ने किया। मैं आगे कांट के बारे में अलग से पढ़ाऊंगा आपको। जितने फिलोसफर्स हैं, दोनों फिलोसफर्स, अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। अरस्तु, प्लेटो और जितने भी फिलोसफर्स हैं, फिर इंडिया के भी फिलोसफर्स हैं, उनको भी पढ़ाऊंगा, एथिक्स में ही पढ़ाऊंगा। उसमें कांट का भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर लिख लीजिए निरपेक्ष आदेश के बारे में, लिखिए इसमें। इमैनुअल, अच्छा अब लिखिए निरपेक्ष आदेश के ही बारे में बता रहा हूँ। लिखिएगा निरपेक्ष आदेश में, निरपेक्ष आदेश के अनुसार, ठीक है ना, के अनुसार नैतिक निर्णय। अब मैं निरपेक्ष आदेश में क्या होता है, इसमें इनका क्या सोचना उसको लिख रहा हूँ। नैतिक निर्णय मानव की तार्किक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। मानव की तार्किक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। मानव की तार्किक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। जो कुछ नैतिक नियमों की स्थापना करते हैं, जो कुछ नैतिक नियमों की स्थापना करते हों, जो कुछ नैतिक नियमों की स्थापना करते हैं। बहुत आसान लेकिन बहुत बड़ी बात इन्होंने कही, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। यहाँ पर जो इन्होंने दो चीजों पर ध्यान दिया, इसको थोड़ा मैं डिफाइन कर लूँ। यहाँ पर इन्होंने समाज को भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि इन्होंने किस पर ध्यान दिया,
व्यक्ति को ध्यान दिया। उसका कितना थिंकिंग लेवल है? हाँ, नैतिक निर्णय जो इन्होंने कहा जो भी करें, नैतिक निर्णय कैसा होना चाहिए, वह व्यक्तिगत होना चाहिए, व्यक्तिगत, पहली पॉइंट ये। दूसरा ये किस पर डिपेंड करता है, व्यक्ति की तार्किक क्षमता से जुड़ा हुआ। इसके पहले तार्किक क्षमता की कोई बात नहीं किया, तार्किक क्षमता की बात नहीं किया। लेकिन दिक्कत है जिसके पास तार्किक क्षमता नहीं है वो क्या करेगा? हर व्यक्ति तार्किक क्षमता नहीं कर सकता है ना आर्गू करने की, तो फिर वो क्या उसके लिए फिर वो नित्य तो बेकार हो गया। और तीसरी कहते हैं कि इसके लिए जो भी आप नैतिक निर्णय करिए उसमें कुछ न कुछ इसके पीछे नियम होने चाहिए। नियम, यहाँ रूल्स की बातों कर रहे हैं, कुछ नैतिक नियमों की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो कुछ एक फिर कहते हैं कुछ नैतिक नियम भी होने चाहिए, नैतिक नियम भी होने चाहिए। यानी आपका जो अब यहाँ लॉजिकल होने की बात करते हैं कि आपका जो भी नैतिक निर्णय होगा वो कैसा होगा, वह नियमों के अधीन होगा। नियम तब बनेगा जैसे कि सपोज शुभ के बारे में सबका सोचना है कि यह घटना होने पर उसको शुभ कहा जाएगा, क्या कहने पर अशुभ हो जाएगा, क्या होने पर अच्छा हो जाएगा, क्या होने पर बुरा हो जाएगा। इसके लिए हम एक नियम हमारे दिमाग में, इसके लिए हम नियम बना के बैठे हैं कि क्या घटना होने पर हम उसको शुभ कहेंगे, क्या घटना होने पर अशुभ कहेंगे। यानी जो हम शुभ और अशुभ का फैसला देते हैं कुछ नियमों के आधार पर देते हैं। तो यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि जो भी आपका फैसला होना चाहिए वह कुछ नैतिक नियमों के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। जो शुभ कर रहे हैं तो उसका नैतिक नियम क्या हो, उसका आधार क्या होना चाहिए। अच्छा कर रहे हैं तभी नैतिक, उसका आधार क्या होना चाहिए। और इन्होंने कहा कि यह जो फैसला लेंगे उसमें तार्किक क्षमता का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तार्किक क्षमता यानी डिस्कशन करना। अब देखा जाए तो अरस्तु को भी उन्होंने इंक्लूड कर लिया इसमें। अरस्तु कहते हैं कि जो सद्गुण का विकास कैसे होता है, तर्क के यानी बहस करने के माध्यम से होता है। तो क्योंकि जब तक आप निर्णय करेंगे तर्क के माध्यम, आर्गुमेंटेशन, और आर्गुमेंटेशन के लिए तर्क का होना बहुत ही जरूरी है। हर चीज के पीछे आप रीजन दोगे, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो इनका कहना यह है कि जो भी नैतिक निर्णय होगा उसके पीछे इतनी चीजें होना जरूरी है। नैतिक निर्णय व्यक्तिगत होता है। जैसे मान लीजिए डीएम कहीं फंस गया, फिर एग्जाम्पल में ले जाता हूँ, तो उसका नैतिक निर्णय क्या होगा, व्यक्तिगत होगा कि नहीं होगा, उसी को फैसला देना होगा। तो यहाँ पर एक व्यक्तिगत उसके जो हो गया। अब वो जो फैसला कैसे लेगा, तार्किक क्षमता के आधार पर लेगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज हो गई कि जब वो फैसला लेगा तो उसके पीछे कुछ न कुछ नियम होगा। वो नियम दो प्रकार का हो सकता है, ये शासन और सरकार का भी नियम हो सकता है और हमारे सामाजिक वैल्यूज का भी नियम हो सकता है, दोनों को देखना पड़ेगा। अब देखिए तो इस पर एक पूरी तरीके से क्या होता है, फिट बैठता है, ठीक है। तो ये जो है कांट, इसीलिए कांट का बड़ा रोल है। अब मैं आगे बताऊंगा कि कांट जो है नैतिक निर्णय लेने में कैसे सपोर्ट करता है, उसके लिए आधार प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। इसके पहले जितना भी आपने पढ़े होंगे कोई जो है इसको इस पर फोकस नहीं करता है, व्यक्ति के तार्किक क्षमता को। जैसे कृष्ण ने जब उनको उपदेश दिया, तो अर्जुन तर्क तो करता है ना, ठीक है ना। तर्क अर्जुन करता है कि नहीं ये नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। लेकिन अंत में चूंकि अनुभव करा देते हैं तो सारे तर्क क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ऐसी चीजों को ले जाते हैं जहाँ पे सारे तर्क फेल हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने जब अपने गुरु से पूछा, यानी जब रामकृष्ण परमहंस से उनकी मुलाकात हुई, तो सबसे पूछते थे कि क्या ईश्वर को आप जानते हैं, ईश्वर को दिखा सकते हैं। अगर ईश्वर को दिखा सकते हैं तो उन्होंने कहा दिखा सकते हैं। तो सारे उनके प्रश्न क्या हो गए, फेल हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उनके माथे को स्पर्श किया, ठीक है। तो चूंकि वो दुस्साहसी व्यक्ति थे, स्वामी विवेकानंद क्या थे, दुस्साहसी थे, मतलब किसी भी चीज जाने को तैयार थे। तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से उनको जैसे माथे को उनको स्पर्श किया, तो एक दो दिन तो वो बेहोश हो गए। उनको अपना पता ही चला कि किस दुनिया में हम हैं, ठीक है। इसके बाद जब होश में आए तो दोबारा कभी भी ईश्वर के साक्ष्य के बारे में उन्हें पूछने का प्रयास नहीं। मुझे से किया, मैं समझा नहीं। मतलब अंगूठे से किया कैसे, मैं समझा नहीं। पैर के अंगूठे से उनके माथे को स्पर्श किया। जो स्वामी थे वो परमहंस, उन्होंने तो कुछ बताया था क्या बताया, जो आप बता रहे थे वही बता रहे हैं। ईश्वर का जब उन्हें प्रमाण जानना चाहा कि आप ईश्वर को जानते हैं, उनका बिल्कुल जानता हूँ। मैं ईश्वर को दिखा सकते हैं, क्या बिल्कुल दिखा सकता है।
कैसे दिखा सकते हो? जैसे उन्होंने कहा जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ वैसे दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ तुम हमको ऐसे मैं दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा दिखाइए, तो चुप हो गए, कहे दिखाता हूँ। ठीक है, तो बार बार वो जिद करते रहे, तो फिर एक दिन उन्होंने अपने पैर के अंगूठे का स्पर्श उनके माथे से करा दिया ऐसे, और जैसे ही स्पर्श उन्होंने कराया उनको लगा कि पूरी धरती क्या हो रही है, घूम रही है, और सब चीज़ें क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। उनके माँ बाप सब गायब होते जा रहे हैं, ये सब चीज़ें गायब, पेड़ पौधे सब लोग गायब हो गए, और एकाएक फिर वो बेहोश हो गए, दूसरी दुनिया में चले गए। ये ठीक है, तो ये है, यह अनुभव हो गया, अनुभव सब पर भारी। ठीक है ना, जो आपका पैर का क्यों स्पर्श कराए? देखो दो चीज़ें होती हैं, जो एनर्जी होती है ना, सबसे लोएस्ट जो पैर के अंगूठे में पाई जाती है, और सबसे अंगूठा को जो होता है ना, सबसे बड़ा एनर्जी का जो हो वो माना जाता है, सेंटर माना जाता है। वहाँ से अब चूंकि संत हैं, अगर वो पैर के अंगूठे से ना करा करके अगर अपने हाथ से कर देते तो शायद उनका प्राण वही खत्म हो जाता, समाप्त। तो पैर के अंगूठे में सबसे कंट्रोल्ड एनर्जी होती है, इसीलिए उन्होंने, अच्छा, जो व्यक्ति का माथा होता है सर्वोच्च होता है, ये सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करने में जो माथे के यहाँ पर ये केंद्र और ये केंद्र, इसीलिए उन्होंने माथे पर स्पर्श किया कि उनको अधिकतम एनर्जी जाए और हम कम से कम। जैसे एक ट्रांसफार्मर हो, 11,000 की लाइट हो कोई, और उसको एक बल्ब जलाना चाह रहे हैं, तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, उड़ जाएगा बल्ब सब। तो उन्होंने इसीलिए पैर का स्पर्श किया, ये एक बहुत कंट्रोल्ड एनर्जी इनके अंदर जो प्रभावित है। ठीक है, तो ये है एथिक्स की ये जो भाषा है, ये इसे निरपेक्ष आदेश कहा जाता है। आगे लिखिएगा, नेक्स्ट है टॉपिक है इसी के अंदर, दूसरा है इसे कहा जाता है कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ऑफ द जॉन रॉल्स। एक बहुत बड़े फिलोसोफर है जॉन रॉल्स, इसमें इनकी बहुत पूरे वर्ड में है जॉन रॉल्स। नाम सुना किसी का? किसी कोई पॉलिटिकल साइंस इसमें है? जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स, ये बहुत बड़े राजनीतिक दर्शनकार हैं, अमेरिका में हुए, और इनकी भी अपनी थ्योरी है। इन्हें कहा जाता है कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ऑफ द जॉन रॉल्स। इसको इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में हमको पता नहीं इसका है। कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ऑफ द जॉन रॉल्स, कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म ऑफ द जॉन रॉल्स। अब इसका इनको लिख लीजिए, पहले इंग्लिश में बोलता हूँ और डिट्टो इंग्लिश में लिखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इसमें कोई मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आ रही हैं, बाद में समझ में आएंगी, इसके लिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, न तो उसमें हम रहेंगे, न तो फिर जो है आपसे हमारी मुलाकात हो पाएगी, इसीलिए लिखी बातें रहेंगी तो आप उसको दोबारा फिर से क्या करेंगे, समझ लेंगे। लिखिएगा, मोरल एक्ट्स आर दोज, मोरल एक्ट्स आर दोज we would all agree to, we would all agree to if we were unbiased. Moral acts are those that we would all agree, we would all agree to if we were unbiased, unbiased का मतलब पक्ष ना लेने वाला, पंथ निरपेक्ष, जो पक्ष ना लेने वाला, unbiased behind the veil of ignorance। veil का मतलब घूंघट होता है या पर्दा, ठीक ना, veil of ignorance, veil का मतलब होता है पर्दा, ठीक है ना, और unbiased का मतलब, जो biased का मतलब पूर्व,
पूर्वाग्रह रहित, पूर्वाग्रह रहित किसी कहा जाता है पूर्वाग्रह रहित। अनबायस्ड, बायस्ड का मतलब, अनबायस्ड का मतलब जिसके अंदर कोई पूर्वाग्रह ना हो। ठीक है। अब इसको हिंदी में लिखेगा, यदि हम पूर्वाग्रहों से रहित होकर, सर दोबारा बोले। यदि हम पूर्वाग्रहों से रहित होकर, यानी जिसमें पूर्वाग्रह नहीं हो, यदि हम पूर्वाग्रहों से रहित होकर और अज्ञान के आवरण से दूर रहकर, अज्ञान के आवरण, बहुत बड़ी बात कह दीजिए, यदि हम पूर्वाग्रहों से रहित होकर और अज्ञान से दूर रहकर कोई नैतिक निर्णय करते हैं, कोई नैतिक निर्णय करते हैं तो वह अपने आप में उचित है, तो वह अपने आप में उचित है। पूर्वाग्रह क्या है? इसका आभास आपको पहले से है? नहीं, पहले से विचारधारा बना लेना किसी के प्रति। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि हर चीज़ के बारे में अपनी खुद की हमारी ओपिनियन है, कोई भी चीज़ के बारे में, वो चाहे ओपिनियन अच्छी हो सकती है चाहे बुरी हो सकती है। तो पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी भी विचारधारा के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति हम अपनी ओपिनियन बना के रखते हैं, ये ऐसा होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ठीक है ना। हम सोच के रखते हैं कि ये ऐसे होगा, ये इसी को पूर्वाग्रह, अपनी खुद की ओपिनियन को। लेकिन जो पूर्वाग्रह होता है कभी सही भी होता है, कभी गलत भी होता है, दोनों बातें होती हैं। पूर्वाग्रह बना के रखते हैं किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन, और हर आदमी की अपनी ओपिनियन अलग अलग होती है, ठीक है। अब पूर्वाग्रह क्या है, इसको मैं ऐसे समझाऊं कि सपोज कि ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ इमेज बनी हुई है, ठीक है। और इस इमेज में, अब इस इमेज को अगर मैं डिफाइन करने के लिए कहूँ, ये इमेज है, तो सिंपल सी इमेज है। इस डिफाइन, अगर मैं आपको सादा पेज दे दूँ, सादा पेज दे दूँ, तो फिर जो है जितने भी लोग यहाँ पर हैं, हर व्यक्ति की ओपिनियन क्या होगी, अलग अलग होगी। और जो आप लिखोगे वह अपने पूर्वाग्रह से रहित होकर के आप लिखोगे। अगर ये पूर्वाग्रह है, क्योंकि जो आपने बचपन से सीखा है, देखा है, सुना है, देखा है, जो आपको बताया गया है, उसको चाहे समाज ने दिया हो, चाहे आपको परिवार ने दिया हो, चाहे आप व्यक्तिगत रूप से खुद आपने सीखा है, तो उसके बारे में जो ओपिनियन है वही आपकी क्या है, पूर्वाग्रह। जब आप कभी एसएसबी, सीडीएस का इंटरव्यू या एनडीए का कभी इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो उसे एक एसएसबी का सेक्शन होता है। एसएसबी में होता क्या है कि आपको कोई एक इमेज दिखा दिया जाता है, इमेज, और उस इमेज के आधार पर आपको स्टोरी लिखनी पड़ती है। जैसे सपोज कि एक ऐसी कुछ इमेज है कि ऐसे घर बना हुआ है, ऐसे घर बना हुआ है, सपोज ऐसे घर बना हुआ है, और एक घर का दरवाजा है, यहाँ पर एक लड़का जाता है, लड़का जाकर के घर के अंदर झांक के देखने से दरवाजा खोलता है वो, ठीक है ना, दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर झांक के देखता है, तो देखा है कि एक लड़की जो है वहाँ पर ऐसे लेटी हुई है, ठीक है, और बगल में जो है एक मेज रखा है, लाइट रखा है इसके बारे में, ठीक है ना, और खिड़की भी खुली हुई है। देखने से लगता है कि कुछ इसके साथ में अच्छा नहीं हुआ है, देखने से लगता है। अब इस पर आपको स्टोरी लिखनी है। अब इसमें आपके अंदर जितना भी सब कॉन्सेप्ट, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव, दोनों ले सकते हो। ऐसे उनके पास इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो भी आप लिखेंगे तो आपका पूर्वाग्रह क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। बहुत लोग इसको पॉजिटिव भी लेते हैं, बहुत लोग नेगेटिव भी लेते हैं। गर्मी लग रही हो इसलिए हवा जाने के लिए, और नेगेटिव लेना हो तो किसी वेट कर रहे हैं। हाँ, अब यही तो है कि आपके सारे डायमेंशंस क्या हो जाएंगे। तुम क्या लिखोगे, तुम क्या लिखोगे, तुम क्या लिखोगे,
हम क्या इसमें लिख सकते हैं, इसे क्या लिखा है कि दरवाजा खुला है, खिड़की दोनों खुले अलग अलग है। हाँ दरवाजा खुला है, खिड़की भी खुला है। हाँ। और जो लेटी है और वो मतलब ये मेज में हाँ, जो लड़की है, सुंदर लड़की है। सुंदर है, लेकिन जो पहने हैं अस्त व्यस्त पहने हैं या फिर ठीक पहने हैं? नहीं, अस्त व्यस्त। अस्त व्यस्त हाँ। तो अस्त व्यस्त पहने हैं, हो सकता है कि उसमें यहाँ पे चोरी वोरी का भी सिनेरियो हो सकता है। हाथ वाथ बंधे हैं, पैर वैर नहीं, हाथ होते ही बने। हाथ वाथ नहीं बंधे हैं। तो देखो, एक तो जो मतलब रेप वाला केस होगा, तो अगर ऐसा होगा तो उसमें दरवाजा खोलना और खिड़की खोलना वो तो ऐसा करेगा नहीं, जब वो तो बंद करके जाएगा ताकि लोग इससे पहले कि उस लड़की को देखें हम वहाँ से रफू चक्कर हो जाएं। खुले होने का अर्थ यही हो सकता है कि वो जो रेपिस्ट है वो चोर भी है। यहाँ तक मैंने कि तो वो पहले रेप की बातें नहीं की। नहीं, मैं सुनिए तो सुनिए, ऐसा है कि वो आया चोरी करने के वास्ते था। सर इस बात को एक मिनट रुको, तो इस बात को इतना लंबा ना कहकर एक लाइन में मतलब चलिए ठीक है। यहाँ पर साइकोलॉजी अप्लाई हो जाती है। जो आपके अंदर जो सबकॉन्शियस है, आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है कि किसी घटना को आप कैसे देखते हो, पॉजिटिव देखते हो, नेगेटिव देखते हो, या कैसे देखते हो। ये आपका एसएसबी में इसे पता है। तो ये जो घटनाएं हैं जो मैंने आपको बताया कि इन्होंने लिखा कि जो भी है हमको पूर्वाग्रह से रहित होकर के डिसीजन लेना है, ठीक है। और उसमें इग्नोरेंस भी नहीं होना चाहिए, अज्ञान भी नहीं होना चाहिए। तो दो चीज का फैसला होने का डिसीजन किस पर आधारित होना चाहिए? पूर्वाग्रहों से रहित। जो भी हमारे दिमाग में कचड़ा भरा हुआ है, जो सोसाइटी ने दिया है, उससे पहले उसको निकालना पड़ेगा। इसके बाद जो अंधकार का मतलब होता है, यू शुड बी द एजुकेट। अंधकार का मतलब होता है कि आपके पास तार्किक क्षमता होनी चाहिए उस समाज के बारे में, उस देश के बारे में जहाँ पर रहते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में, भाषा के बारे में। आप एक एजुकेटेड व्यक्ति होने चाहिए। एजुकेटेड का मतलब यहाँ कोई जरूरी नहीं कि मतलब कि बीए में किया हो। आदमी अनपढ़ भी आदमी ज़्यादा लॉजिकल हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। कभी काल जो पढ़े लिखे बड़े जाहिल निकल जाते हैं, और जो अनपढ़ होते हैं, जो गांव में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा तार्किक और बहुत अच्छे होते हैं। दोनों बातें साथ में हैं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। तो यहाँ पर अंधकार की बात करती है, इग्नोरेंस की बात। इग्नोरेंस का मतलब जो ज्ञान के बारे में जिनको पता नहीं है, जो तार्किक नहीं हो, जो इसको रॉल्स का कहना है कि जो हमारा फैसला होना चाहिए इन दो चीज़ों को मिला करके होना चाहिए, बायस्ड नहीं होने चाहिए। जैसे बायस्ड का मतलब नॉर्थ इंडिया की कल्चर अलग है, साउथ इंडिया की कल्चर अलग है, बहुत मामले में डिफरेंट भी है। कोई जिलाधिकारी अगर वहाँ का लखनऊ में आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ का अधिकारी वहाँ चला जाए, तो जो नॉर्थ इंडिया वो साउथ इंडिया का आएगा, उसके अपने पूर्वाग्रह हैं, और जो नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति वहाँ के पूर्वाग्रह अलग है। तो जो भी उसका प्रशासकीय फैसला होगा वो कैसा होगा? पूर्वाग्रहों से रहित होगा। तो ये हमने जो बताया था, तो पूरा पूर्वाग्रह से सम्मिलित ही है, ये तो काट दिया जाएगा, निगलेक्ट हो जाएंगे। पूर्वाग्रहों से रहित आपका फैसला होना चाहिए। यहाँ पर इंटीग्रिटी, कैसा फैसला होना चाहिए? फैसले में इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी सत्य निष्ठा। जैसे बहुत अच्छा शब्द है, हमको याद ही नहीं याद आ रहा। तो इंटीग्रिटी का मतलब आपके जो फैसला होगा, जो नैतिक निर्णय हो गया, उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, सत्य निष्ठा। उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रैक्शन ना हो, कोई टूटन ना हो, कोई बदलाव ना हो, ऐसे होना चाहिए। और अंधकार, इग्नोरेंस की बात करें, अंधकार बहुत प्रकार के होते हैं। उनको कानून का नॉलेज होना चाहिए, समाज के नियमों कानूनों की कानून होना चाहिए। तो दो चीज़ों में ही आपको फैसला, जो रॉल्स का नियम है, ये इसको आपको देखना चाहिए। ये सबका यूज करना पड़ेगा अभी, इसलिए बता रहा हूँ। जब आप केस लिखोगे ना, तो इन्हीं के आधार पर फैसला लिया जाता है। मॉडर्न एथिक्स इन्हीं को पढ़ाया जाता है। कांट को यूज करना पड़ेगा, आपको रॉल्स को यूज करना पड़ेगा, इन सभी को यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। आगे लिखिए, नेक्स्ट। आगे है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स, हाँ, प्राकृतिक अधिकार। नेचुरल राइट्स का मतलब हो गया, अगली जो फिलॉसफी 1 2 तीसरा है, ठीक है ना। तीसरा नेचुरल राइट्स यानी प्राकृतिक अधिकार। जो फैसले होते हैं, नैतिक निर्णय होते हैं, वो प्राकृतिक अधिकारों के आधार पर भी होते हैं। नेचुरल राइट्स प्रकृति द्वारा दिए गए हवा, पानी,
नेचुरल राइट्स, इसमें लिखेगा कि इस परंपरा के समर्थक जॉन लॉक हाँ, ये बहुत बड़े भी फिलोसफर थे, जॉन लॉक, तथा रॉबर्ट नोजिक हैं। रॉबर्ट नोजिक, NOZIK, रॉबर्ट नोजिक, इनका नाम क्या है? जॉन लॉक और नोजिक हैं। इस विचारधारा के अनुसार मानव के पास कुछ जन्मजात तथा प्राकृतिक अधिकार होते हैं। मानव के पास कुछ जन्मजात या प्राकृतिक अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार होते हैं। मानव के पास कुछ जन्मजात तथा प्राकृतिक अधिकार होते हैं। नैतिक निर्णयों में इन अधिकारों की अनदेखी कभी भी नहीं की जा सकती। इन अधिकारों की अनदेखी कभी भी नहीं की जा सकती। हाँ, इसमें इंग्लिश में लिखेगा, दिस थ्योरी होल्ड्स दैट होल्ड का मतलब होता है, दिस थ्योरी होल्ड्स दैट द ह्यूमन बीइंग हैव एब्सोल्यूट एंड द नेचुरल राइट्स। ह्यूमन बीइंग का मतलब ह्यूमन बीइंग हैव एब्सोल्यूट एंड द नेचुरल राइट्स। And in ethical decision, his rights मतलब उसके अधिकार, his rights never can be violated, मतलब कभी भी इसके अधिकार को उल्लंघन नहीं किया जाता। हाँ। एक थ्योरी और लिख लीजिएगा इसी में, और भी है यूटिलिटेरियन थ्योरी। ये 3 लिखवाया ना, चौथा है यूटिलिटेरियन थ्योरी। इसका हिंदी वर्जन क्या होगा? हाँ, उपयोगितावाद। ये सर कब के लिए रखे हैं? नेक्स्ट टर्म पे उपयोगितावाद, इसको तो खत्म करते हैं। उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियन थ्योरी। लिखेगा इस सिद्धांत के समर्थक मिल और बेंथम को माना जाता है। मिल और बेंथम, ये 2 बड़े फिलोसोफर हैं। मिल और बेंथम को माना जाता है। मिल और बेंथम,
बेंथम को माना जाता है। लिखेगा, जी मिल और बेंथम को माना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार नैतिक निर्णय इस पर किया जाना चाहिए कि नैतिक निर्णय इस पर किया जाना चाहिए कि वह समाज के लिए कितना उपयोगी है। यानी निर्णय किस पर आधारित होना चाहिए? उपयोगिता पर, उपयोगी है, उपयोगी है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य यह है, इसका तात्पर्य यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि यदि आपके निर्णय से, यानी नैतिक निर्णय से, यदि आपके नैतिक निर्णय से, यानी आपके नैतिक निर्णय का आधार, ठीक है ना, आधार समाज का अधिकतम हित कामा शुभ होना चाहिए, अधिकतम हित और शुभ होना चाहिए। अब इसमें अब यही कि मतलब कि कोई भी अगर, जैसे अब यहाँ पर फिर मैं जिलाधिकारी और की घटना फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि इन्होंने कहा कि समाज का जो यूटिलिटेरियन थ्योरी का मतलब होता है, आप जब भी ये फैसला आप लीजिए तो इसको ये देखना है कि आपके डिसीजन से, मतलब अगर दो आपके फैसले लेने हैं, ए और बी, अगर दो फैसला आपको लेना है, ए बी और सी भी हो सकता है, आप किसी फैसले को, आपके 3 ऑप्शन हैं ए बी सी, या तो अपने पत्नी को दिखाने जाए, या तो फिर जो है दंगा एरिया का जाए, या कुछ और भी ऑप्शन है। अब तीनों के बीच में आपका फैसला क्या होना चाहिए? इस सिद्धांत के अनुसार, इसके सिद्धांत ने क्या कहा? उपयोगिता होनी चाहिए। यानी इस फैसले से जो फैसला करेंगे इसमें समाज को ज्यादा फायदा मिलेगा, इससे मिलेगा कि इससे मिलेगा। जिस भी फैसले से समाज का ज्यादा हित होता है या ज्यादा शुभ होता है, जो लाइन में पर, ठीक है ना, अगर इससे फायदा होता है 80%, इससे होता है 90% और इससे होता है 95%, ठीक है, तो आपका फैसला किसमें होगा? 95%, 95%। ध्यान रखिएगा। तो उपयोगिता बात का क्या मतलब होता है कि आपका जो नैतिक निर्णय होगा जो समाज के लिए ज्यादा उपयोगी हो, तो 95% लोगों को फायदा होगा। ये मैं मिल को बता रहा हूँ, अपना नहीं बता रहा हूँ, ये मिल की थ्योरी है। लेकिन अभी मैं एक पॉइंट और भी है, एक फिलोसफर और भी वही जैसे है कि मेटा एथिक्स में ये कहा गया है कि निश्चित रूप से अगर 95 लोगों को फायदा हो रहा है तो 5% को फायदा नहीं हो रहा है। अब 5% का क्या किया जाए? तो दूसरी फिलॉसफी के अनुसार कि 5% के अधिकारों को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, इसके लिए भी कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से 95% का तो फैसला होना ही होना है, आपको जो 5% को जो फायदा नहीं होना है, इनके भी मूल अधिकारों को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। समझे मेरी बात कि नहीं समझे? अब अब अगली जो टॉपिक है, अब जो अधिकतर जो प्रशासकीय फैसले लिए जाते हैं वो इन्हीं आधार पर लिए जाते हैं कि ठीक है आप ये तो कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिसको छोड़ दिए उसको आप छोड़ दिए, नहीं। कहने का मतलब उसके भी कुछ प्राकृतिक अधिकार हैं, कुछ उसके नेचुरल राइट्स हैं, कुछ उसके फंडामेंटल राइट्स हैं, उसको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर पूरा 100% एडजस्ट हो जा रहा है। वरना ठीक है, प्रशासनिक जो दंगा वाला था, बीवी कहती है अगर मुझे आज नहीं लेकर चलेंगे हाँ। तो हम छोड़ के चले जाएंगे, पक्का है चली जाएंगे, फिर क्या करना अब होगा? छोड़ के चले जाएंगे तो इसीलिए तो 5% के अधिकारों की तो बात हो रही है कि भाई उसको भी तो आपको हैंडल करना नहीं है। कर रहे हैं ना। लेकिन जहाँ तक प्रायोरिटी देने की बात है तो सोसाइटी जहाँ 94% हित है उसको आप जरूर पहले देखो। मतलब वो जरूरी हो जाएगा कि हम तो दंगे से लेकिन जो है गया आप फैसला ले लोगे ना कि पहले हमको ये करना है, फिर इसके बाद ये करना है। देखो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो केस स्टडी करोगे आप ना, केस स्टडी में जो आप फैसला लिखोगे इन्हीं को आधार बनाना पड़ेगा, ऐसे केसेस को। और आपके अपने आर्गू देने पड़ेंगे, तर्क देने पड़ेंगे कि जो हमने ये फैसला किया उस फैसले के पीछे आधार क्या है। जो आप बता रहे थे उसी से संबंधित है। ट्रेन वाला एक खराब थी, एक पर जब बच्चे खेल रहे थे उसी से रिलेटेड एक कंप्लीट है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं पूछने वाला था, तो हमने बहुत अच्छा है। मुझे बाद में पता चला कि उसको डीपली एनालाइसिस ये इसको फेंका था गिल्लू की लहरों के लिए। क्या है? अरे गिल्लू की लहर के लिए काजू पिता नहीं इसको मूव करो। मैं